आतिश फिशां बुक 2 पार्ट 12 आवाज रबाबा हैदर पेशकश मीरे कारवां। उन हंगामों ने वाकई बहुत बुरा असर डाला था। पहाड़ियों में कॉटेजेस ऐसी जगहों पर थे जहां पुलिस की तरफ से हिफाजत का कोई बंदोबस्त नहीं था। ऐसी किसी इत्तला पर पुलिस पहुंच तो जाती थी, लेकिन बहुत देर में। जिन इलाकों में हमारा और दारा की पार्टी के दरमियान हंगामे हुए थे, उन इलाकों में बहुत से सैयाह कॉटेज छोड़कर शहर में होटलों और गेस्ट हाउसेज में मुंतकिल हो रहे थे। 3 दिन और गुजर गए। पहाड़ियों में मैन हंट यानी इंसानों का शिकार जारी था, मगर दारा और उसके साथियों का कोई सुराग नहीं मिला था। मास्टर हुसैन के आदमियों ने शहर से बाहर जाने वाले तमाम रास्तों की नाकाबंदी कर रखी थी। उन्हें यकीन था कि दारा और उसके साथियों में से कोई भी शहर छोड़कर नहीं गया, मगर इस रिपोर्ट पर एतमाद इस तरह भी नहीं किया जा सकता था कि पहाड़ियों में ऐसे बेशुमार रास्ते मौजूद थे जहां से किसी की नजरों में आए बगैर सफर किया जा सकता था, और जाहिर है ऐसे तमाम रास्तों की निगरानी नहीं की जा सकती थी। उस रात एक दिलचस्प इत्तला मिली। पर्सी के 3 लड़कों ने सुफन बोरी की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक मुश्तबा आदमी को पकड़ा था। उस आदमी का जो हुलिया बताया गया वो शांग से मिलता जुलता था। ये इत्तला मुझे मास्टर ने टेलीफोन पर दी और वो उसी तरफ जाने वाला था। मैंने साथ जाने की जिद की तो वो बोला, तुम्हारे पैर अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए, तुम इन पहाड़ी रास्तों पर नहीं चल सकोगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मास्टर, मुझे चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तुम फाटक के साथ आ जाओ, मैं पर्सी के जिम्नेजियम में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मास्टर ने कहकर फोन बंद कर दिया। मैं रवानगी की तैयारी करने लगा। कपड़े बदलने के लिए मैंने कमरे का दरवाजा बंद कर रखा था। हल्की सी दस्तक सुनकर दरवाजा जरा सा खोला और झांक कर बाहर देखा। थाई सामने खड़ी थी। 1 मिनट थाई। मैं कपड़े बदलकर वापस आया तो थाई अंदर घुस गई। लीजा ने बताया तुम फोन पर मास्टर हुसैन से बात कर रहे थे और कहीं जाने वाले हो। हाँ, मास्टर के आदमियों ने सुफन बोरी की तरफ जाने वाले किसी रास्ते पर एक आदमी को रोक रखा है। उसका जो हुलिया बताया गया है उससे लगता है कि वो शांग के सिवा और कोई नहीं हो सकता। मास्टर या उसके आदमी तो उसे नहीं पहचानते। उसकी शनाख्त के लिए मेरी जरूरत होगी, इसलिए मैं उनके साथ जा रहा हूँ। प्रसाद को भेज दो ना, वो उसे पहचानता है। नहीं थाई, उस रात तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसके बाद तो मेरे जज्बात का अंदाजा नहीं लगा सकती। उस रात अगरचे शांग उनके साथ नहीं था, लेकिन उन खूंखार भेड़ियों के गिरोह में तो वो भी शामिल है। उन लोगों को मैं अपने हाथों से सजा दूंगा, एक एक की गर्दन मरोड़ दूंगा। मुझे इस वक्त मत रोको थाई। थाई खामोशी से मेरी तरफ देखती रही, फिर गहरा सांस लेकर रह गई। मैंने जॉगर्स पहन लिए और थाई के साथ ही कमरे से बाहर आ गया। जॉगर्स की वजह से मैं अपने बाएं पैर में हल्की सी खिंचन महसूस कर रहा था, मगर ये कोई ऐसी तकलीफ नहीं थी जिसे नजरअंदाज ना किया जा सकता। मैंने फाटक नामी गनमैन को साथ लिया और हम जानकी की गाड़ी में रवाना हो गए। रवानगी से पहले मैंने प्रसाद को सब कुछ समझा दिया था। उस वक्त रात के 10 बजे थे। पर्सी के जिम्नेजियम में 20-25 लड़के जमा थे। गेट के सामने एक बगैर हुड की जीप भी तैयार खड़ी थी। मास्टर हुसैन ने फाटक को एक और लड़के के साथ लीजा की कोठी पर भेज दिया और मुझे इशारा करता हुआ जीप पर सवार हो गया। मास्टर हुसैन खुद ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठा था। जीप की पिछली सीटें आमने सामने थी। 2 लड़के एक सीट पर बैठ गए और मैं एक और लड़के के साथ सामने वाली सीट पर। उसके फौरन बाद ही जीप हरकत में आ गई। शहर की बारौना सड़कों से होते हुए जीप एम्फोसाई सावाट की तरफ जाने वाले रास्ते पर मुड़ गई। ये इलाका कंचनबोरी की चंद बेहतरीन तफरीगाहों में शुमार होता था। यहाँ 3 नेशनल पार्क्स थे और कई छोटे बड़े आबशार भी थे। इसी इलाके में थामलोट के तारीखी गार भी थे। ये लातादाद छोटे बड़े गार थे जो पहाड़ियों में वसी रकबे पर फैले हुए थे। दिन के वक्त तो इस इलाके में सयाहों की आमदोरफ्त रहती थी, लेकिन इस वक्त सन्नाटा था। तारीकी में दूर दूर तक कहीं को रोशनी नजर आ जाती तो आ जाती। साई नेशनल पार्क के करीब ही एक पुख्ता सड़क दाएं तरफ को मुड़ गई थी, जो आगे जाकर सुफन बोरी की तरफ जाने वाली हाईवे से मिल गई थी। उस हाईवे पर चंद मील का फासला तय करने के बाद जीप एक पथरीले रास्ते पर मुड़ गई। उसके साथ ही मेरे सामने वाली सीट पर बैठे हुए दोनों लड़के उठ गए। उन्होंने सीट उठाकर नीचे बने हुए लंबे से बॉक्स में से ऑटोमेटिक राइफलें निकालकर आपस में बांट ली और दोबारा सीट दुरुस्त करके बैठ गए। एक राइफल मेरे हिस्से में भी आई थी। सामने एक जगह रोशनी नजर आ रही थी। करीब पहुंचने पर इंकशाफ हुआ कि वो किसी काश्तकार का एक छोटा सा मकान था। फिजा में महक सी रची हुई थी जो अतराफ में धान की फसल की मौजूदगी की इत्तला दे रही थी। जीप उस मकान के सामने रुक गई। मास्टर हुसैन के साथ ही सब लड़के छलांगे लगाकर जीप से उतर गए। जीप की आवाज सुनकर 2 लड़के मकान से भी बाहर आ गए थे। उन दोनों के हाथों में राइफलें थी। मास्टर ने बाकी लड़कों को बाहर ही खड़े रहने का इशारा किया। मैं और मास्टर मकान के अंदर दाखिल हुए। एक कमरे में कुर्सियों पर 2 आदमी बंधे हुए थे। उनमें से एक तो शांगी था और दूसरे को देखकर मेरी रगों में खून की गर्दिश तेज हो गई। कनपट्टियां सुलगने लगी। ये दारा का वही गुर्गा था जिसने कॉटेज में थाई पर मुजरिमाना हमला किया था। मुझे देखकर उसका चेहरा धुआं हो गया।
तुमने तो एक आदमी के बारे में इत्तला दी थी, ये दूसरा कौन है? मास्टर ने अपने एक आदमी की तरफ देखा। ये दरअसल 3 आदमी थे। ये मोटा तो उसी वक्त हमारे काबू में आ गया था, जबकि बाकी 2 भाग निकलने में कामयाब हो गए थे। बाद में ये भी पकड़ा गया, अलबत्ता तीसरा निकल जाने में कामयाब हो गया। इसे खोलकर मेरे हवाले कर दो। मैंने कुर्सी पर बंधे हुए दूसरे आदमी की तरफ इशारा किया। जानते हो इसे? मास्टर ने पूछा। इसी ने उस रात थाई के साथ दस्तदराजी की थी और मैंने कसम खाई थी कि ये जब भी मुझे मिलेगा मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मास्टर हुचन ने अपने आदमी को इशारा किया। उसने कुर्सी पर बंधे हुए गुंडे की रस्सियां खोल दी। मैंने उसे गिरेबान से पकड़कर उठा दिया। वो खौफ से थर थर कांप रहा था। तुम तो बहुत बहादुर आदमी हो, बदन पर राशा क्यों तारी हो रहा है? मैंने उसे घूरा और कुछ सोचने का मौका दिए बगैर ही उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। वो लड़खड़ाकर पीछे हटा। मैंने अपनी राइफल मास्टर हुचन को थमा दी और उस गुंडे पर घूंसों और ठोकरों की बारिश कर दी। उसने एक मर्तबा भी मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश नहीं की थी। मुझे उसकी पिटाई में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था। बस मैं अपना गुस्सा ठंडा करने की कोशिश कर रहा था। मैं तुम्हें इतना बुज़दिल नहीं समझता था, मैंने हाथ रोककर कहा। उस रात अपने साथियों की मौजूदगी में तुमने मुझ पर चंद बड़े अच्छे दाव आजमाए थे। अब मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। अगर तुम मुझे 2 हाथ भी लगा दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इनमें से कोई भी मदाखलत नहीं करेगा और ना ही तुम्हें को रोकेगा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक उभर आई। उसने मास्टर और उसके साथियों की तरफ देखा और फिर अचानक ही मुझ पर हमला कर दिया। मैं गाफिल नहीं था। मैंने उसका वार बाईं कलाई पर रोका और दाएं हाथ की खड़ी हथेली से उसके मुंह पर वार किया। जरब उसकी नाक पर लगी। वो ज़िबा होते हुए बकरे की तरह बिलबिला रहा था। उसकी नाक से खून की धार बह निकली। वो लड़खड़ा गया। मैंने उसे संभलने का मौका दिए बगैर बड़ी तेजी से घूमकर साइड किक लगा दी। वो चीख कर नीचे गिरा। उठो, मैंने हाथ से इशारा करते हुए चीखा। वो उठकर खड़ा हो गया। उसने एक बार फिर हमला किया, लेकिन मैंने उसकी कलाई पकड़कर पूरी कुव्वत से मरोड़ दी। वो करहाता हुआ घूम गया। उसकी पुश्त मेरी तरफ थी, बाजू मेरी गिरफ्त में था। मैंने एक हाथ से बाजू को गिरफ्त में लिए रखा और दूसरे हाथ से उसके कंधे के जोड़ पर खड़ी हथेली का वार कर दिया। इस वार से मैं 6 इंच मोटी ठोस कंक्रीट की स्लेब तोड़ दिया करता था। वो तो गोश्त पोस्त का आदमी था। कड़क की आवाज के साथ उसके कंधे की हड्डी टूट गई और वो एक बार फिर बिलबिला उठा। मैंने उसके कूल्हे पर किक लगाते हुए उसका बाजू छोड़ दिया। वो चीखता हुआ मुंह के बल गिरा। मास्टर हुचन और दूसरे लड़के दिलचस्प नजरों से खेल देख रहे थे। मेरा हरीफ चंद लम्हे जमीन पर पड़ा रहा, फिर कराता हुआ उठ गया। उसका दायां बाजू पहलू में झूल गया था और चेहरे पर बेपनाह कर्ब के आसार उभर आए थे। उसने एक बार फिर हमला किया। इस मर्तबा शायद उस पर जुनून तारी हो गया था। वो लटके हुए बाजू की परवाह किए बगैर उल्टे हाथ से और पांव की ठोकरों से हमले कर रहा था। लेकिन एक तो वो मार्शल आर्टिस्ट नहीं था, स्ट्रीट फाइटर था, और स्ट्रीट फाइटिंग में कोई कायदा कलिया नहीं होता। दूसरे इस लड़ाई में दिमाग को ठंडा रखने की जरूरत होती है, मगर उस पर जुनून सा तारी हो गया था और जुनून में होशो हवास काम नहीं करते। कुर्सी पर बंधा हुआ शांग भी सब कुछ देख रहा था। खौफ के मारे उसका चेहरा पीला पड़ गया था। मैं अपने हरीफ को पीटता हुआ मकान से बाहर ले आया। मैंने उसे एक और किक लगाई तो वो एक बार फिर मुंह के बल गिर गया। वो दरख्त देख रहे हो? मैंने तकरीबन 10 गज दूर एक दरख्त की तरफ इशारा किया। जिंदगी सबको अजीज होती है और तुम तो इस वक्त जिंदगी बचाने के लिए ना जाने कैसी कैसी दुआएं मांग रहे होगे। अगर तुम दौड़ते हुए इस दरख्त तक पहुंच जाओ तो तुम्हें जिंदगी मिल सकती है। अब उठकर जितना तेज दौड़ सकते हो दौड़ो और उस दरख्त तक पहुंचो। वो चंद लम्हे जमीन पर पड़ा रहा, फिर उठकर मेरी तरफ देखा। उस वक्त वो मुझसे 2 गज के फासले पर था और फिर अचानक ही वो दरख्त की तरफ दौड़ पड़ा। अभी उसने आधा रास्ता ही तय किया था कि मैंने करीब खड़े हुए लड़के से राइफल झपट ली और फायर खोल दिया। तारीक और खामोश फिजा गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। फायरिंग की आवाज में उस शख्स की आखिरी चीखें भी शामिल थी। मैंने पूरा ब्रस्ट मारा था और उसका जिस्म छलनी हो गया था। मैंने करीब जाकर उसे देखने की जरूरत भी महसूस नहीं की और राइफल उसी लड़के को थमाकर मकान के अंदर वापस आ गया। कुर्सी पर बंधे हुए शांग के चेहरे पर मुर्दनी सी छाई हुई थी। फायरिंग की आवाज से वो अपने साथी का अंजाम समझ चुका था और शायद उसे अपना अंजाम भी सामने नजर आ रहा था। शांग से अब कई मर्तबा आमना सामना हो चुका था। वो कई मर्तबा पिटा था और मैदान छोड़कर भाग गया था, लेकिन आज उसके भागने का कोई चांस नहीं था। लेकिन वो ये भी समझ गया था कि आज उसकी खैर नहीं। मास्टर हुचन के ख्याल में दारा वगैरह भी इसी नवा में किसी जगह छुपे हुए थे और शायद उन्हें भी पता चल गया था कि तमाम रास्तों की निगरानी की जा रही है, इसीलिए वो कहीं दिपके बैठे थे। लेकिन जब शांग से पूछगछ शुरू हुई तो वो कोई और ही कहानी सुनाने लग गया। दारा, किम और चीफांग 2 दिन पहले सोंगफाटी की तरफ निकल गए थे। वो तो अब तक बैंकॉक पहुंच चुके होंगे। तुम झूठ बकते हो, मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा।
वो तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकते और तुम तो दारा के बगैर एक मिनट भी नहीं रह सकते। मैं सच जानना चाहता हूँ, वो लोग कहाँ हैं? ये मत समझना कि तुम्हारे साथ किसी किस्म की रियायत बरती जाएगी। तुम्हारे साथी की लाश बाहर पड़ी है। अगर तुमने जुबान नहीं खोली तो तुम्हारा हशर भी वही होगा और तुम्हारी लाश को कुत्ते और भेड़िए खाएंगे। मैं कुछ नहीं जानता, वो लोग यहाँ से जा चुके हैं, शांग ने जवाब दिया। ठीक है, मैंने कहा और मास्टर की तरफ घूमा। मास्टर, तुम शायद इसके बारे में पूरी तरह नहीं जानते। ये वो आदमी है जिसके जरिए दारा गोल्डन ट्रायंगल से राब्ता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसका मंसूबा शायद गोल्डन ट्रायंगल से वसी पैमाने पर हीरोइन की स्मगलिंग का है। पेड्रो तो दारा के कहने पर $10,000 इस मंसूबे के इब्तिदाई मरहले पर बतौर एडवांस खर्च भी कर चुका है, लेकिन अभी उनकी बात फाइनल नहीं हो सकी। अच्छा वो तुमने इस बारे में बता दिया। गोल्डन ट्रायंगल से हीरोइन की स्मगलिंग के अलावा इन लोगों का एक और भी मंसूबा है जो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। इसलिए मैं दारा को उसके बिल से बाहर निकालना चाहता था। अब ये मेरे 2 सवालों के जवाब देगा। एक तो ये कि दारा कहाँ छुपा हुआ है, और नंबर 2, इस दूसरे मंसूबे में कौन कौन लोग शामिल हैं। मैं किसी दूसरे मंसूबे के बारे में नहीं जानता। मैं सिर्फ मिडिल मैन हूँ। दारा को गोल्डन ट्रायंगल ले जाकर जनरल खोराट से मिलवाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे मुआवजा दिया गया। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि उन्होंने हीरोइन की स्मगलिंग का कोई मंसूबा बना रखा है। मास्टर हुचन ने अचानक उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। शांग करहा उठा। उसके होठों से खून की पतली सी धार बह निकली। मैं सच जानना चाहता हूँ, हीरोइन की डील के अलावा दूसरे मंसूबे में कौन कौन लोग शामिल हैं? मैं सच कहता हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं बहुत निचली सतह का आदमी हूँ। मैं तो आज तक जनरल खोराट को भी नहीं देख सका। मुझे मेरे बॉस से हुक्म मिला था कि दारा से राब्ता करूं और उसे गोल्डन ट्रायंगल ले जाऊं, जहां जनरल खोराट से उसकी मुलाकात कराई जाएगी। तुम्हारा बॉस कौन है? फांग फन। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि जनरल खोराट तक उसकी भी रसाई नहीं है। उसे भी किसी और के तवस्सुत से हुक्म मिला होगा। तुम अब तक दारा को गोल्डन ट्रायंगल लेकर क्यों नहीं गए, हालांकि तुम्हें बैंकॉक आए हुए 2-3 महीने हो चुके हैं? मास्टर ने पूछा। दारा की अपनी कुछ मसरूफियात है। यहाँ तुम्हारे इस लिटिल मास्टर ने उसे उलझा रखा है। दारा नहीं चाहता कि ये उसका पीछा करते हुए गोल्डन ट्रायंगल तक पहुंच जाए। पहले वो इससे निपटना चाहता है। पेड्रो तो उसे पहले ही खत्म कर चुका होता, मगर दारा को अब किसी डायरी की तलाश है जिसमें लाखों अमेरिकी डॉलर मालिया सोने का राज पोशीदा है। वो पहले उस डायरी को हासिल करना चाहता है, उसके बाद इसे खत्म कर दिया जाएगा। चंद रोज पहले ही हमारी गिरफ्त में आ भी गया था। इसकी जुबान खुलवाने का बंदोबस्त भी कर लिया गया था, पर ऐन वक्त पर तुम्हारी मदाखलत से एक बार फिर बच गया। क्या तुम लोग इसे ऐसा ही तरने वाला समझते हो जिसे आसानी से निगला जा सके? नहीं, ये तो बहुत खतरनाक आदमी है। अगर ये ना होता तो वो लोग अपने मंसूबे पर अमल पहले ही शुरू कर चुके होते। पेड्रो तो सबसे पहले से खत्म करना चाहता था, लेकिन दारा ने बीच में उस डायरी का शोशा छोड़ दिया था। और जब पेड्रो को यह पता चलेगा कि ये मुकम्मल तौर पर दारा के कब्जे में आने के बाद निकल चुका है, तो पेड्रो पागल हो जाएगा। हो सकता है इसी बात पर दारा से उसका झगड़ा भी हो जाए। पेड्रो अब किसी कीमत पर इसे माफ नहीं करेगा। इसने ना सिर्फ पेड्रो के दोस्त टाइगर को, बल्कि उसके भाई सामी को भी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया था। सामी के कत्ल के बाद तो वो पागल हुआ फिर रहा है। तो तुम ये एतराफ करते हो कि ये खतरनाक आदमी है? मास्टर ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ इशारा किया। अगर तुम्हें इसी के हवाले कर दिया जाए तो कैसा रहेगा? नहीं, मैं जैसे सफाक आदमी के हाथों मरना पसंद नहीं करूंगा। शांग की आंखों में कुछ खौफ और उभर के आ गया था। तो फिर ये बताओ कि दारा और उसके साथी कहाँ छुपे हुए हैं? मैं बता चुका हूं ना कि वो तीनों 2-3 दिन पहले सोंग पार्टी की तरफ निकल गए थे। लिटिल मास्टर, मैं देख रहा हूं कि तुम बहुत देर से बेचैन हो रहे हो। अब तुम्हें मेरी तरफ से इजाजत है। मास्टर मेरी तरफ मुड़ गया। वह 2 कदम आगे बढ़ाया। मेरी मुट्ठियां भींची हुई थी। शांग के सामने पहुंचकर मैंने दाएं हाथ की मुट्ठी खोल दी और उंगलियों को हरकत देते हुए शांग की तरफ देखने लगा। और फिर जैसे ही मैंने हाथ ऊपर उठाया, वो चीख उठा, बताता हूँ, रुक जाओ। मेरा हाथ मैकान के अंदाज में रुक गया। गुड, अब जल्दी से जुबान खोल दो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मास्टर हुचन बोला। वो तीनों हाई खामन आबशार के करीब एक बड़े फैमिली कॉटेज में छुपे हुए हैं। इस कॉटेज में 2 जवान लड़कियों, एक बूढ़ी औरत और एक बूढ़े मर्द पर मुश्तमिल यूरोपियन फैमिली रिहाइश पजीर है। ये कॉटेज उन्होंने 20 दिन के लिए किराए पर ले रखा है। दारा वगैरह ने उस यूरोपियन फैमिली को यरगमाल बना लिया है। वैसे यूरोपियन लोगों के आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन जब भी उन्हें बाहर जाना होता है, दारा और उसके साथी उन दोनों लड़कियों में से किसी एक को अपने कब्जे में रखते हैं और उन्हें धमकी देते हैं कि अगर उनके बारे में किसी को बताया गया तो उस लड़की को कत्ल कर दिया जाएगा जो उनके कब्जे में होगी। दारा वगैरह ये भी जानते हैं कि चारों तरफ उनकी तलाश हो रही है। जैसे ही तलाश का सिलसिला खत्म होगा,
वो लोग वहां से निकल जाएंगे। तुम वहां से कैसे निकल आए? क्या तुम्हें पकड़े जाने का खौफ नहीं था? मास्टर ने पूछा। कल सुबह दारा ने इस कॉटेज के फोन से चियांग राय में मेरे बॉस फांगफन से बात की थी और ये तय हुआ था कि मुझे किसी तरह वहां से निकाल दिया जाए, क्योंकि मुझे किसी काम से गोल्डन ट्रायंगल भेजा जाने वाला है। दारा ने आज शाम का अंधेरा फैलने के बाद मुझे अपने 2 आदमियों के साथ रुखसत कर दिया। हम कॉटेज में रिहाइश पजीर यूरोपियन बाशिंदों की गाड़ी लेकर आए थे, लेकिन यहाँ से तकरीबन 2 मील दूर गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। मेरे साथ दोनों गनमैनों का भी यही ख्याल था कि हम इस तरफ से शॉर्टकट करके निकले तो दरिया पार करके किसी महफूज जगह पर पहुंच जाएंगे, लेकिन हमें क्या पता था कि तुम्हारे आदमी कदम कदम पर घात लगाए बैठे हैं। हम जैसे इस तरफ आए उन्होंने हमें घेर लिया। एक आदमी तो भाग निकलने में कामयाब हो गया, पर हम धर लिए गए। वो कॉटेज कहाँ पर वाक़ है? आबशार के शुमाल की तरफ, तकरीबन आधे मील के फासले पर। वो एक बहुत बड़ा फैमिली कॉटेज है और उस पर 17 नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, मास्टर ने कहा और अपने 2 लड़कों को इशारा किया। वो दोनों लड़के शांग को खोलकर बाहर ले जाने लगे तो वो मज़ाहमत करते हुए चीखने लगा। वो समझ गया था कि उसके साथ क्या होने वाला है। पहले वो चीख चीख कर माफी मांगता रहा, फिर मुगलजात बकने लगा। वो दोनों लड़के उसे घसीटते हुए मकान से बाहर ले गए और कुछ ही देर बाद फिजा फायरिंग की आवाज से गूंज उठी। शांग अपने अंजाम को पहुंच चुका था। दरियाए खोयनोए, जिसे आमतौर पर छोटा क्वाय रिवर भी कहा जाता है, एम्फो सेयोक से होता हुआ एम्फो साइस अवार्ड की तरफ बहता है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से उसके रास्ते में लातादाद छोटे बड़े आबशार हैं जो मुल्की और गैर मुल्की सयाहों के लिए दिलचस्प तफरी फराहम करते हैं। मकामी बाशिंदों ने उस दरिया के आसपास खुसूसन आबशारों के करीब हट्स और कॉटेजेस वगैरह बना रखे हैं जो सयाहत के सीजन में गैर मुल्की सयाहों को किराए पर दिए जाते हैं। हाई खामन आबशार तक पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं, सड़क और दरिया। कश्तियों की आमदोरफ्त शाम का अंधेरा फैलने से पहले ही बंद हो जाती है, जबकि शाम का अंधेरा फैलने के बाद उस तरफ आने वाली बसें भी बंद हो जाती हैं। दिन के वक्त दरियाई रास्ता आमतौर पर 40 मिनट में तय हो जाता है। रात के वक्त लोग कश्तियों पर सफर नहीं करते, लेकिन बाज मुहिम जो लोग तारीकी में या रात के वक्त भी ये खतरा मोल ले लेते हैं। ऐसी सूरत में फासला तय करने में कम से कम 1.5 घंटा जरूर लग जाता है। उस कश्ती में मेरे अलावा 4 आदमी और थे, मास्टर हुचन और उसके साथ 3 गनमैन। गुज़िश्ता रात शांग ने बताया था कि दारा वगैरह आबशार से तकरीबन आधे मील के फासले पर 17 नंबर कॉटेज में छुपे हुए हैं। मास्टर ने अपना एक आदमी आज सुबह सवेरे ही उस तरफ भेज दिया था, जो दिन भर निगरानी करने के बाद शाम को वापस लौटा था। उसकी रिपोर्ट ने शांग के बयान की तस्दीक कर दी थी। उन्होंने 4 अफराद पर मुश्तमिल यूरोपियन फैमिली को यरगमाल बना रखा था। उनमें से किसी ने खुद तो कभी कॉटेज के बाहर झांक कर भी नहीं देखा था, अलबत्ता उन यूरोपियन बाशिंदों को बाहर आते जाते देखा गया था, लेकिन वो भी तमाम अफराद इकट्ठे बाहर कभी नहीं गए थे। उनके साथ कभी एक लड़की कॉटेज में रह जाती और कभी दूसरी, जिसका मतलब ये था कि दोनों में से किसी एक लड़की को यरगमाल बनाकर रखा जाता था, जबकि दूसरे लोगों को बाहर आने जाने की इजाजत थी। मास्टर हुचन के आदमी की रिपोर्ट के मुताबिक वो फ्रांसीसी थे और हर वक्त खौफजदा से रहते थे। कोई और उनके खौफजदा होने की वजह समझा हो या नहीं, लेकिन हम जानते थे कि वो खतरनाक कातिलों के शिकंजे में कसे हुए थे। उनकी जिंदगियां दांव पर लगी हुई थीं। वो किसी को बता नहीं सकते थे कि किस मुसीबत में वो गिरफ्तार हैं। उनकी मामूली सी गलती उन सबको या उनमें से किसी एक को मौत के घाट उतार सकती थी। मास्टर का जो आदमी दिन भर उस इलाके की निगरानी करता रहा था, वो भी इस वक्त हमारे साथ कश्ती पर सवार था। उसे कॉटेज की निशानदेही के लिए साथ ले लिया गया था। कश्ती दरिया के बहाव के रुख पर बह रही थी, इसलिए उसे खेलने में ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आ रही थी। रात की तारीकी में उस दरिया में कश्ती रानी खासा खतरनाक काम था। वो दोनों आदमी जो पतवार संभाले हुए थे, बड़ी एहतियात का मुजाहरा कर रहे थे। इस एहतियात की वजह से ही हम तकरीबन 1.5 घंटे में अपना सफर मुकम्मल कर सके थे। कश्ती को लैंडिंग पर छोड़कर हम अपने मुखबिर की रहनुमाई में पहाड़ी रास्तों पर चलने लगे। उस वक्त रात के 8 बजे थे। थोड़े थोड़े फासले पर कॉटेज थे और तकरीबन हर कॉटेज में रोशनी नजर आ रही थी। इस इलाके में सयाहों की सहूलत के लिए 2-3 रेस्टोरेंट भी थे और तीनों रेस्टोरेंट्स में इस वक्त खासी रौनक नजर आ रही थी। सबसे आगे हमारा मुखबिर था, उसके पीछे गनमैन, फिर मैं और मास्टर, और सबसे पीछे एक और गनमैन था। मास्टर के तीनों आदमियों के पास राइफलें थी, मेरे और मास्टर के पास पिस्तौल थे। मेरी पिंडली से खंजर भी बंधा हुआ था। हम एक रेस्टोरेंट की पिछली तरफ से गुजरते हुए आगे निकल गए, लेकिन अभी थोड़ा ही फासला तय किया था कि फायरिंग की आवाज सुनकर चौंक गए। फायरिंग की आवाज उसी तरफ से आ रही है, हमारे मुखबिर ने चीख कर कहा। फायरिंग की आवाजों से यूं लगता था जैसे 2 पार्टियों में ठन गई हो। मैं और मास्टर एक दूसरे की तरफ देखते हुए भाग खड़े हुए, लेकिन थोड़ा ही फासला तय करने के बाद हमें रुक जाना पड़ा। वो कॉटेज अब हमारी नजरों के सामने था। बाहर 2 अतराफ से कॉटेज पर फायरिंग की जा रही थी और कॉटेज की तरफ से भी फायरिंग हो रही थी।
हमारा आगे जाना बेकार था। हम वहीं दरख्तों की आड़ में रुक गए। फायरिंग के साथ ही औरतों की चीखों की आवाजें भी सुनाई दे रही थीं, और फिर यूं लगा जैसे फायरिंग की आवाजें कॉटेज की पिछली तरफ दूर होती जा रही हैं। ये आवाजें बतदरीज कम होती चली गईं। कुछ देर तक इक्का दुक्का आवाजें सुनाई देती रहीं, फिर वो भी बंद हो गईं। हम कुछ देर दरख्तों में खड़े रहे, फिर मोहतात अंदाज में आगे बढ़ने लगे। तकरीबन 50 गज का फासला तय करके एक बार फिर हम वहां रुक गए। वहां से कॉटेज साफ नजर आ रहा था। बरामदे में जलने वाले बल्ब की रोशनी में पुलिस की वर्दियों में 2 आदमी दिखाई दिए तो सारी बात समझ में आ गई। तुम लोग वापस जाओ और कश्ती पर हमारा इंतजार करो। मास्टर ने अपने तीनों आदमियों को हुक्म दिया। ये जगह चूंकि आबशार से काफी दूर थी, इसलिए यहाँ कॉटेज भी ज्यादा नहीं थे। दूसरे कॉटेजेस में रिहाइश पजीर लोग अब आहिस्ता आहिस्ता अपने घरों से निकल रहे थे। वो सब इसी तरफ देख रहे थे, लेकिन आगे जाने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। मैं और मास्टर उस कॉटेज के सामने पहुंच गए। तकरीबन 1.5 दर्जन पुलिस वालों ने उस कॉटेज को घेरे में रखा था। अंदर से औरतों की चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थी। हम मजीद आगे बढ़े तो 2 पुलिस वालों ने हमें राइफलों की जद पर लेते हुए रुक जाने का हुक्म दिया, लेकिन दूसरे ही लम्हे एक कांस्टेबल राइफल झुकाते हुए आगे बढ़ाया। उसने राइफल जमीन पर रखकर मास्टर को बो किया, फिर राइफल उठाकर सीधा होते हुए बोला, सॉरी मास्टर, लेकिन मुझे आपको यहाँ देखकर हैरत हो रही है। वो कांस्टेबल मास्टर होचन का शागिर्द था। तकरीबन 3 साल पहले उसने बैंकॉक में मास्टर से ही मुए थाई की तरबियत हासिल की थी और फिर यहाँ आकर पुलिस में भर्ती हो गया था। हम शाम से कुछ देर पहले तफरी के लिए यहाँ आए थे। कुछ और दोस्त भी मिल गए, उनसे गपशप में देर हो गई। कश्ती पर वापस जाने का प्रोग्राम बना रहे थे कि फायरिंग की आवाज सुनाई दी। किस्सा क्या है ये? मास्टर ने पूछा। इंस्पेक्टर सोचान को खुफिया तौर पर इत्तला मिली थी कि कुछ मुसल्ला लोगों ने इस कॉटेज में एक फ्रांसीसी फैमिली को यरगमाल बना रखा है। हमने बड़ी एहतियात से इस कॉटेज को घेरे में लेने की कोशिश की थी, मगर उन्होंने शायद हमें देख लिया था। फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में इंस्पेक्टर सोचान ने भी फायरिंग का हुक्म दिया। इंस्पेक्टर सोचान कौन? मास्टर ने सवाली नजरों से उसकी तरफ देखा। वो भी 5 साल पहले बैंकॉक में मास्टर फूफांग से ट्रेनिंग ले चुका है। मिस्टर पर्सी के जनाजे पर उसने आपसे मुलाकात भी की थी। जहन में नहीं आ रहा, चेहरा देखूंगा तो पहचान लूंगा। मास्टर ने कहा, मैं इंस्पेक्टर को इत्तला देता हूँ। कांस्टेबल तेज तेज कदम उठाता हुआ कॉटेज में चला गया। चंद मिनट बाद इंस्पेक्टर सोचान भी उसके साथ कॉटेज से बाहर आ गया। उसका चेहरा देखकर मास्टर हुचन ने उसे पहचान लिया। इंस्पेक्टर ने पहले मास्टर को बो किया, फिर आगे बढ़कर बड़ी गर्मजोशी से मास्टर से और मुझसे हाथ मिलाया। हाथ मिलाते हुए वो बड़ी चुपती हुई नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। मास्टर ने इंस्पेक्टर सोचान से इस रेड के बारे में दरियाफ्त किया और फिर वो हमें अंदर ले गया। सूरत हाल निहायत अफसोसनाक थी। एक कमरे में उस फैमिली के सरबराह की लाश पड़ी हुई थी। उसकी उम्र 55 के लगभग थी। उसे 2 गोलियां लगी थी, एक गर्दन पर और एक सीने पर। जख्मों से बहने वाला खून फर्श पर फैल रहा था। उसके करीबी 2 औरतें बैठी धाड़े मार मार कर रो रही थी। एक की उम्र 45 के लगभग होगी। वो उस मकतूल बूढ़े की बीवी, बल्कि अब बेवा थी। दूसरी एक जवान और खूबसूरत लड़की थी जिसकी उम्र का अंदाजा 24-25 के लगभग लगाया जा सकता था। बेहद हसीन थी वो। उसने हल्के फिरोजी कलर का मिनी स्कर्ट और ब्लाउज पहन रखा था। उन दोनों की हालत खासी अबतर थी। लगता था जैसे रो रो कर अपने आप को खत्म कर लेंगी। उनकी हालत देखकर मुझे वाकई अफसोस हो रहा था। मैं इधर उधर देखने लगा। शांग ने बताया था कि ये फैमिली 4 अफराद पर मुश्तमिल थी, मियाँ बीवी और 2 जवान लड़कियां, पर दूसरी लड़की नजर नहीं आ रही थी। इंस्पेक्टर सोचान मास्टर को इस रेड की तफसील बता रहा था। हमारी इत्तला के मुताबिक वो 3 आदमी थे जिन्होंने इस फैमिली को यरगमाल बना रखा था। हमने रेड की मंसूबाबंदी तो बड़ी एहतियात से की, लेकिन उन्हें शायद पहले से शुबा हो गया था और वो लोग तैयार बैठे थे। इंस्पेक्टर सोचान जिस तरह इस वाक़े की तफसील बता रहा था, उससे मुझे अंदाजा हुआ कि वो इस दुनिया का सबसे बड़ा चुगत था। उसे मालूम था कि यहाँ 3 खतरनाक मुसल्ला आदमी मौजूद हैं और वो इस तरह चढ़ दौड़ा था जैसे वो लोग पुलिस को देखते ही हथियार फेंक कर बाहर आ जाएंगे और अपने आप को उनके हवाले कर देंगे। इस बूढ़े के सिवा कोई और जानी नुकसान तो नहीं हुआ? मास्टर ने पूछा। उसके जहन में भी वही बात थी जो मैं सोच रहा था। वो दूसरी लड़की के बारे में जानना चाहता था, लेकिन ऐसा कोई सवाल बराह रास्त नहीं किया जा सकता था और ये गुफ्तगू थाई जुबान में हो रही थी ताकि वो औरतें कुछ ना समझ सकें। वो लोग एक जवान लड़की को अपने साथ ले गए हैं। हमारे आधे दर्जन आदमी उनके ताक़ुब में हैं। उम्मीद है उस लड़की को बाजियाब करा लिया जाएगा। इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। मैं इंस्पेक्टर सोचान की सादगी पर दिल ही दिल में मुस्कुराए बगैर ना रह सका। अब तो मुझे उस लड़की की जिंदगी भी खतरे में नजर आ रही थी। हम तकरीबन आधा घंटा वहां खड़े रहे। इंस्पेक्टर ने मास्टर को बताया कि उसने पुलिस हेडक्वार्टर को फोन पर इत्तला दे दी है। कुछ देर में पुलिस की मजीद नफरी और एम्बुलेंस पहुंचने वाली है। हमारे लिए वहां रुककर वक्त जाया करना बेकार था। इंस्पेक्टर सोचान ने हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया था
اور اس کی حماقت کی وجہ سے دارا اور اس کے ساتھی ایک بار پھر نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ 1 منٹ، کاٹیج سے باہر آ کر انسپیکٹر نے ہمیں روک لیا۔ کیا یہ وہی نوجوان نہیں جس کی وجہ سے کنچن بوری میں کئی روز سے یہ ہنگامے ہو رہے ہیں؟ وہ ایک لمحے کو خاموش ہوا، پھر ماسٹر کے جواب کا انتظار کیے بغیر بولا، اس وقت یہاں آپ دونوں کی موجودگی مجھے شبہات میں مبتلا کر رہی ہے۔ میری اطلاع کے مطابق پیڈرو کے آدمی بھی کنچن بوری میں موجود ہیں، اور آج صبح سونگ پھاٹی کی طرف جانے والے راستے سے ہٹ کر ایک خالی فارم ہاؤس کے قریب 2 آدمیوں کی گولیوں سے چھلنی لاشیں بھی ملی ہیں، اور ان میں سے ایک لاش چیانگ رائے کے فانگ پھن کے آدمی کی ہے۔ فانگ پھن کو اس کی اطلاع مل چکی ہے، وہ طوفان اٹھا دے گا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو کہ ہم نے ان دونوں کو قتل کیا ہے اور یہاں بھی ہمارا تعلق اس کاٹیج سے ہو سکتا ہے؟ ماسٹر نے اسے گھورا۔ بالکل نہیں ماسٹر، یہاں کئی روز اس قسم کے ہنگامے ہو رہے ہیں۔ ماسٹر پرسی بھی غالباً اسی چکر میں مارا جا چکا ہے۔ ان ہنگاموں کے حوالے سے اخبارات برملا تمہارے اس لٹل ماسٹر پیڈرو اور اس کے ایک آدمی دارا کا نام لے رہے ہیں۔ آج صبح فانگ پھن کی لاش ملنے کے بعد پولیس نے اعلی افسران کی ایک میٹنگ بلائی ہوئی ہے۔ میں تو اس میٹنگ میں شریک نہیں ہو سکا تھا، لیکن کارروائی سے بے خبر نہیں ہوں۔ ماسٹر ہوچن کچھ بولنے کے بجائے سوالیہ نظروں سے انسپیکٹر کی طرف دیکھنے لگا۔ انسپیکٹر بولا، لٹل ماسٹر کے خلاف ان ہنگاموں میں ملوث ہونے کا اگرچہ کوئی ٹھوس ثبوت اب تک نہیں ملا، لیکن میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ ماسٹر پرسی کے جمنیزیم اور اخبارات کے ذریعے لٹل ماسٹر کو یہ وارننگ دی جائے کہ وہ مزید کوئی ہنگامہ کیے بغیر کنچن بوری سے نکل جائے، بصورت دیگر اس کی گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے جائیں گے۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ لٹل ماسٹر کنچن بوری سے چلا جائے، کیونکہ اب معاملہ بہت اوپر تک پہنچ چکا ہے۔ اوکے، تمہاری بات پر میں غور کروں گا انسپیکٹر۔ انسپیکٹر نہیں ماسٹر، سوچان۔ انسپیکٹر جلدی سے بولا، تھینک یو سوچان۔ ماسٹر نے کہتے ہوئے اس سے ہاتھ ملایا اور ہم وہاں سے رخصت ہو گئے۔ تینوں آدمی کشتی میں ہمارے منتظر تھے۔ ہمارے بیٹھتے ہی کشتی کی رسی کھول دی گئی اور 2 لڑکے چپو چلانے لگے۔ راستے میں ماسٹر اور میرے درمیان اس موضوع پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ کنچن بوری کی لینڈنگ پر ہم کشتی سے اتر کر اس کار میں سوار ہو گئے جو ہم وہاں چھوڑ گئے تھے۔ ان تینوں لڑکوں کو پرسی کے جمنیزیم پر چھوڑ کر ہم لیزا والی کوٹھی میں آ گئے۔ دارا وغیرہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئے تھے، لیکن ہمارے لیے صورتحال خاصی تشویشناک ہو گئی تھی اور اس سلسلے میں مہاراج سے مشورہ کرنا ضروری تھا۔ آپس میں مشورہ کرنے کے بعد ماسٹر فون پر مہاراج سے باتیں کرنے لگا۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد اس نے فون بند کر دیا۔ مہاراج کا کہنا ہے کہ پولیس سے الجھنے کی ضرورت نہیں، ہم 3 دن وہاں رہیں، اس دوران میں دارا اور اس کے ساتھیوں کو بھی تلاش کرنے کی کوشش کرتے رہیں اور پھر بینکاک واپس چلے جائیں۔ اوکے ماسٹر۔ میرے منہ سے گہرا سانس نکل گیا۔ ماسٹر چلا گیا اور میں پرساد اور جانکی وغیرہ کو کاٹیج پر پولیس کے ریڈ اور دارا وغیرہ کے فرار کی تفصیل بتا کر انسپیکٹر سوچان سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتانے لگا۔ ہمیں پولیس سے الجھنے کی واقعی کوئی ضرورت نہیں ہے وجدان۔ میرے چپ ہونے پر جانکی نے کہا، میرا خیال ہے اب دارا وغیرہ بھی یہاں نہیں ٹکیں گے، کیونکہ پولیس ان کے پیچھے لگ گئی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ آج رات ہی یہاں سے نکل جائیں۔ بہرحال ہمیں 3 دن یہیں پہ گزارنے ہیں، میں نے جواب دیا، اور پھر ہم دیر تک اسی موضوع پر باتیں کرتے رہے۔ ہمارے پاس اس کے سوا اور کوئی موضوع تھا بھی نہیں۔ صبح اخبارات سنسنی خیز خبروں سے بھرے پڑے تھے۔ ہیڈ لائن ہائی کامن آبشار کے قریب اس کاٹیج پر پولیس کے چھاپے کے حوالے سے تھی۔ بوڑھے فرانسیسی کی لاش، اس کی بیوی اور بیٹی کی تصویریں بھی تھیں۔ اخبارات نے انسپیکٹر سوچان کا یہ بیان بھی نمایاں طور پر شائع کیا تھا کہ کاٹیج میں اس فرانسیسی فیملی کو یرغمال بنانے والے بینکاک کے بہت بڑے بدماش پیڈرو کے آدمی تھے۔ اس نے اپنے بیان میں دارا کا نام بھی لیا تھا اور بوڑھے فرانسیسی کے قتل اور اس کی بیٹی کے اغوا کی ذمہ داری بھی دارا پر ہی ڈال دی تھی۔ کاٹیج پر بھونڈے انداز میں چھاپا مار کر انسپیکٹر سوچان نے اگرچہ نہایت حماقت کا ثبوت دیا تھا، لیکن وہاں میری اور ماسٹر کی موجودگی سے اس نے دارا کے حوالے سے جو نتیجہ خاص کیا تھا وہ 100% درست تھا۔ اخبارات کے صفحہ اول پر اسی حوالے سے چھوٹی چھوٹی کئی سنسنی خیز خبریں تھیں، جن میں ایک خبر یہ بھی تھی کہ پولیس کے درجنوں جوان رات بھر ان پہاڑیوں میں میلوں دور تک فرار ہونے والوں کو تلاش کرتے رہے، لیکن نہ تو ان کا کوئی سراغ ملا اور نہ ہی اس فرانسیسی لڑکی کا کچھ پتہ چلا جسے یرغمال بنا کر وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اخبارات نے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا تھا کہ شاید اس لڑکی کو ختم کر دیا جائے۔ تمام اخبارات کے صفحہ اول پر میرے نام وہ نوٹس بھی چھپا تھا جس میں مجھے 3 دن کے اندر اندر شہر سے چلے جانے کا حکم دیا گیا تھا۔ دوپہر کو اغوا شدہ فرانسیسی لڑکی کے بارے میں بھی میرے بدترین خدشات کی تصدیق ہو گئی۔ کنچن بوری سے شام کو شائع ہونے والے اخبارات کی تعداد 4 تھی اور یہ چاروں اخبار عام طور پر 12 بجے مارکیٹ میں آ جایا کرتے تھے۔ ان چاروں اخبارات کی ہیڈ لائن ایک ہی تھی، کاٹیج سے اغوا کی جانے والی لڑکی کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اس کی لاش کنچن بوری سے میلوں دور بانگ پون سے بھی آگے پھوتا رام کی طرف جانے والی سڑک کے قریب دھان کے کھیتوں میں ملی تھی۔ اس لاش کی اطلاع صبح 6 بجے کے قریب ایک کاشتکار نے
مقامی پولیس کو دی تھی اور 1 گھنٹے کے اندر اندر اس امر کی تصدیق ہو گئی تھی کہ یہ اسی فرانسیسی لڑکی کی لاش تھی جسے 3 خطرناک مجرم کاٹیج سے اغوا کر کے فرار ہوئے تھے اور پولیس مجرموں اور اس لڑکی کی تلاش میں سرگرداں تھی۔ اخبارات کی اطلاع کے مطابق لڑکی کو موت کے گھاٹ اتارنے سے پہلے اس پر متعدد مجرمانہ حملے بھی کیے گئے تھے۔ یہاں پر پارٹ 12 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 13 سماعت فرمائیں۔